हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल यूपीएससी साइको लेट्स क्रैक। अब हम देखने वाले हैं पेपर टू जो है साइकोलॉजी का। ठीक है, वो देखते हैं हम। तो इसमें पढ़ते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है आपका, डिस्कस द साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ डिफेंस पर्सनल। जो डिफेंस पर्सनल को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन साइकोलॉजिकल टेस्ट का क्या कीजिए, उनके बारे में वर्णन कीजिए या फिर उनकी चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किस तरीके से उन्हें सेलेक्ट करें, उनके सिलेक्शन में किसी तरीके का कोई डिफॉल्ट ना हो, ताकि इन फ्यूचर हमें एक अच्छी वर्क फोर्स मिल पाए। ठीक है, तो हम उसके लिए कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करें उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन टू प्रमोट जेंडर फ्रेंडली इन्वायरमेंट एट द वर्क प्लेस पर हम क्या करें कि एक जेंडर फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने के लिए हम कौन से स्टेप्स लें, जिससे कि पेपर वन में क्या पूछा था कि जो भी वर्क प्लेस पर जो भी जेंडर की किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट किया जा रहा है, उनको लेकर के वहाँ पर जेंडर बायसेस हैं, उनको हम कैसे हटा सकते हैं, उनको कैसे कम कर सकते हैं। यहाँ पूछा गया है कि जेंडर फ्रेंडली इन्वायरमेंट कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, उनके लिए हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करें। तो ये पेपर टू का क्वेश्चन, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, टॉपिक सेम है ऑलमोस्ट। उन क्या है, क्वेश्चंस में अलग अलग चीज़ें पूछी गई है, लेकिन उनका जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं सेम टॉपिक पर पूछा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड फॉर मेकिंग अ साइकोलॉजिकल टेस्ट रिलायबल। ये क्या कहता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट को हम कैसे रिलायबल बना सकते हैं, उसको रिलायबल बनाने के लिए हमें कौन कौन से मेथड को यूज़ करना होगा, उनके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट रोल्स डू What roles do the social agencies play in rehabilitation of HIV/AIDS patients? ये क्या कहता है कि HIV/AIDS के जो पेशेंट होते हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए हमारी जो सोशल एजेंसीज हैं वो क्या रोल प्ले कर सकती हैं। सोशल एजेंसीज का रोल पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर सोशल एजेंसीज जो है उनका रोल पूछा गया है। रोल बहुत जगह पूछा गया है, पेपर वन और पेपर टू दोनों में ही। पेपर टू में खासतौर पर पूछा गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिस्कस द कम्युनिटी साइकोलॉजी फॉर हैंडलिंग कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। ये क्या कहता है कि जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उनको हैंडल करने के लिए कम्युनिटी साइकोलॉजी का क्या रोल है। पिछले क्वेश्चन में भी रोल पूछा है, इसमें भी रोल पूछा है, उसमें सोशल एजेंसी का रोल पूछा है। इसमें क्या पूछा है, इसमें आपसे पूछा है कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं। किसी भी कम्युनिटी में अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उनको दूर करने के लिए हम कम्युनिटी साइकोलॉजी का रोल, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम्युनिटी साइकोलॉजी क्या रोल प्ले कर रही है उसको हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, एक्सप्लेन द मेजर स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द मेजर स्टेप्स टू बी टेकन फॉर टेकिंग ऑफ चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये क्या कह रहा है कि जो चिल्ड्रंस लर्निंग डिसेबिलिटीज से सफ़र कर रहे हैं उनको ट्रेन करने के लिए कौन कौन से हम मेजर स्टेप्स ले सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ करियर काउंसलिंग इन एनहांसिंग स्टूडेंट सक्सेस इन लाइफ। उनके जीवन में हम जो एक स्टूडेंट है उसके जीवन में हम उनकी सक्सेस को कैसे एनहांस कर सकते हैं, कैसे हम उसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए करियर काउंसलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, करियर काउंसलिंग का क्या महत्व है, इस पर हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, या तो रोल पूछ रहा है या उनकी इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में यही सवाल है अगर थोड़े डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई इज द ग्रुप डिसीजन मेकिंग इम्पॉर्टेंट फॉर द सोशल चेंज। सामाजिक बदलाव के लिए ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। वॉट एरर एंड द बायसेस अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। कौन कौन सी एरर और बायसेस आ सकते हैं जब हम किसी भी ग्रुप में डिसीजन मेकिंग करते हैं, जब हम किसी भी ग्रुप में डिसीजन लेते हैं तो क्या होते हैं, किस तरीके की एरर या फिर बायसेस आ सकते हैं, वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे।
तो एरर क्या हो सकते हैं, जब हम पहले ही किसी परसेप्शन, हमारा परसेप्शन गलत होगा तो हमारे डिसीजन क्या होंगे, वो भी गलत होंगे। तो उसके लिए ग्रुप डिसीजन मेकिंग के लिए पहले हमारा जो सोशल स्फेयर है वो अच्छा हो, और उसमें जो है सभी एजुकेटेड और बायस फ्री लोग हो। इस तरह की चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो जब इन क्वेश्चन को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे तब जाके इनका आंसर मिलेगा, अभी तो जस्ट रीड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर द पर्सनालिटी असेसमेंट। ये क्या कह रहा है कि कौन कौन से पर्सनालिटी को असेस करने के लिए कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल हैं, उन पे हमें क्या करना है, उनको हमें बताना है। वे कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जो कि पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके टाइप्स हमें बताने हैं। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, उसे पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द मेन टेनेंट्स ऑफ कोग्निटिव थेरेपी। कोग्निटिव थेरेपी के जो मेन टेनेंट्स है उन्हें डिस्क्राइब कीजिए। जो मेन टेनेंट्स मीन्स उनके प्रमुख सिद्धांत, कोग्निटिव थेरेपी के प्रमुख सिद्धांत, उनके प्रिंसिपल्स क्या है उसे हमें बताना है, उन्हें डिस्क्राइब करना है। कंपेयर इट विद द साइको एनालिटिकल थेरेपी। इन्हें हमें कंपेयर करना है किसके साथ, साइको एनालिटिक थेरेपी के साथ हमें क्या करना है, कोग्निटिव थेरेपी के मेन टेनेंट्स को कंपेयर करना है। इनका कंपेरिजन है इन शॉर्ट अगर आप कहें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, इज प्रेजुडिस इनइविटेबल, डिस्कस द टेक्निक फॉर रिड्यूसिंग कास्ट प्रेजुडिस। ये क्या कहता है कि जो प्रेजुडिस है वो इनइविटेबल है, अपरिहार्य है, जिसको अपरिहार नहीं कर सकते हम। और डिस्कस द टेक्निक, इसकी हमें टेक्निक बतानी जिससे हम कास्ट प्रेजुडिस जो है उसको हम रिड्यूस कर सके। जैसे हम कुछ कास्ट को अनटचेबल मानते हैं, तो सॉरी टू से, लेकिन कुछ जो हमारी सोसाइटी है वो मानती है, तो उसमें क्या करते हैं कि हम उन्हें कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कास्ट प्रेजुडिस को, या लोअर तथाकथित लोअर कास्ट और अपर कास्ट जो होती है उनको रिड्यूस करने की कौन कौन सी टेक्निक है, उन्हें हमें डिस्कस करना है, उनको घटाना है हमें कैसे। ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आपको प्रैक्टिकली आंसर देना है ताकि ये चीज़ें घटे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डज पावर इन ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू कंसंट्रेट इन द हैंड ऑफ अ फ्यू पर्सन। ये क्या कहता है कि how does the power in organization tend to concentrate in the hand of a few person। कुछ इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर होती है कुछ पर्टिकुलर लोगों के पास में ही क्यों कंसंट्रेट होती है, उन्हीं के पास क्यों होती है वो पावर। तो उसके लिए क्या करना है, ऐसा कैसे होता है, और डिस्कस द टैक्टिक्स यूज टू गेन पावर। वो ऐसी कौन सी टैक्टिक्स है जो वो यूज़ करते हैं पावर को गेन करने के लिए। तो ये जो है कौन सी पॉलिटिक्स जो है वो लगाते हैं। ये जो है हमारे पेपर टू के जो बुक है हमारे पास उसमें ये टॉपिक दिया गया है, तो वहाँ से आप इजीली इसको पढ़ सकते हो। जो भी वो पॉलिटिक्स वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, वो जो टैक्टिक्स है ना वो आप यहाँ पर लिख सकते हो इजीली। ठीक है, आप पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अबाउट द स्ट्रेटजीज फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स फॉर देयर डेवलपमेंट। जो बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स जो है डिसएडवांटेज ग्रुप से उनका संबंध है, डिसएडवांटेज ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको डेवलप करने के लिए हम कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाएं ताकि वो जो डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग स्टूडेंट्स हैं हम उनको मोटिवेट कर पाए, उनका अच्छे से उनको जो है डेवलपमेंट के लिए मोटिवेट कर पाए और उनका जो है अच्छे से डेवलपमेंट हो। वो कौन सी स्ट्रेटजीज है जो हम अप्लाई करें ताकि उनका अच्छा सा डेवलपमेंट हो सके, ये इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर, व्हाट आर द बिहेवियरल अप्रोचेस टू ट्रीट सच पेशेंट्स। ये क्या कह रहा है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के क्या क्या टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स बताने हैं उसके, जो उसके टाइप्स होते हैं, और व्हाट आर द बिहेवियरल अप्रोचेस। इसकी जो बिहेवियरल अप्रोचेस है उन्हें हम किसी भी एक पेशेंट को सही ट्रीट करने में हम कैसे क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी जो बिहेवियरल अप्रोचेस हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको उसके उपचार के लिए, एक तरीके से ट्रीट करने के लिए। अब आते हैं हम सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 5th का ए, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द वर्क मोटिवेशन विद इन वर्क ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये कह रहा है कि भारत में जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन यानी जो कार्य संगठन के जो अंदर
वर्क मोटिवेशन है उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। भारत में जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन है के अंदर वर्क मोटिवेशन को लेकर के कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, ताकि लोग काम करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट नहीं हैं। तो हम अपने इन फैक्टर को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और कुछ सजेशन भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप। ये क्या कह रहा है कि डिसएडवांटेज ग्रुप के मेंबर होने के कारण आप इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। बीइंग अ मेंबर ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन। डिस्कस द मेथड यूज्ड बाय द साइकोएनालिस्ट टू ब्रिंग अनकॉन्शियस मोटिव्स टू इनटू कॉन्शियस। ये क्या कह रहा है कि एक साइको एनालिस्ट द्वारा कौन कौन से मेथड जो है यूज किए जा सकते हैं जिससे जो अनकॉन्शियस मोटिव्स है वो कॉन्शियस माइंड में जो है शिफ्ट किए जाए, वहां पर क्या किए जाए, भेजे जाए। वो उन मेथड के बारे में हमें क्या करनी है, यहाँ पर चर्चा करनी है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, डी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेबरेट अपॉन द स्ट्रेटजीज फॉर इंड्यूसिंग प्री इन्वायरमेंटल बिहेवियर। प्रो इन्वायरमेंटल बिहेवियर, हम प्रो इन्वायरमेंटल बिहेवियर को कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं जिससे लोगों का जो बिहेवियर है वो प्रो इन्वायरमेंटल हो और वो जो है पोल्यूशन ना करें और हमारे इन्वायरमेंट को हम सेव कर पाएँ। तो यहाँ पर उनको लेकर के हमें चर्चा करनी है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर से आप क्या समझते हैं, इसके क्या क्या कारण हैं, इसके कारणों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6। तो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं अब आप इसका फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, सेल्फ फुलफिलिंग जो प्रोफेसी है वो कैसे वर्क करती है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी को हिंदी में कहते हैं स्वयं पूरक भविष्यवाणी। स्वयं पूरक भविष्यवाणी कैसे काम करती है। डिस्क्राइब हाउ द जेंडर बायस इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये क्या कहता है कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दे करके आप क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द हाउ जेंडर बायसेस इन एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसमें हमें जेंडर बायसिस कैसा काम करता है, हमें जेंडर बायसिस के बारे में यहाँ पर लिखना है, उसे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलिबरेट ऑन साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस इन टीम गेम्स लाइक हॉकी। ये क्या कह रहा है कि जैसा कि कुछ गेम्स होते हैं जैसे जो कि टीम्स में खेले जाते हैं, जो टीम गेम्स होते हैं जैसे कि हॉकी हो गया, उनमें जो परफॉर्मेंस है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन कौन से साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन यानी किस तरीके के हम साइकोलॉजिकल हस्तक्षेप उसमें हम कर सकते हैं ताकि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो हाई हो इंटरनेशनल लेवल पर, और जो हॉकी टीम है वो क्या करे, अच्छा परफॉर्म करे। जैसे हॉकी टीम के लिए हम किसे जानते हैं, मेजर ध्यानचंद को। तो यहाँ पर हम उनका एग्जाम्पल लेकर के कुछ सजेशन और उनकी लाइफ को लेकर के उनकी लाइफ की केस स्टडी डाल सकते हैं यहाँ पर। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साइकोलॉजी ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग की जो साइकोलॉजी है उससे आप क्या समझते हैं। हाउ कैन कंज्यूमर अवेयरनेस बी एनहांस थ्रू द एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम कैसे कंज्यूमर की अवेयरनेस यानी कंज्यूमर को हम कैसे जागरूक कर सकते हैं, उसकी जागरूकता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 क्वेश्चन क्या कहता है, हाईलाइट द साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेज ऑफ लिविंग इन हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया। जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया में लोग रहते हैं उनके क्या क्या साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या उनको साइकोलॉजिकल परिणाम हो सकते हैं उन्हें हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है। जैसे कि आसाम में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहाँ पर पॉपुलेशन इन्फ्लक्स होता है। किस वजह से, क्योंकि वो एक बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, और वहाँ पर पहले ही कुछ इशू भी चलते रहते हैं जो वो कहते हैं कि हमारे कल्चर और हमारी जो आइडेंटिटी है वो उसको थ्रेट है। वो वहाँ पर हमेशा प्रोटेस्ट भी चलते रहते हैं, जिसके कारण 2014 में एनआरसी की प्रोसेस भी वहाँ पर चालू हुई थी। और यूपी का एग्जांपल ले सकते हैं। यूपी में क्या है, यूपी की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर यूपी की पॉपुलेशन का जो नंबर है वो भी बहुत हाई है। तो यहाँ इनको स्टडी करके आप कुछ इसमें लिख सकते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इलस्ट्रेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर। एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर को हम इसकी विशेषताओं को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उनका वर्णन करना है यहाँ पर। हाउ कैन इट बी प्रमोटेड अमंग द यूथ, इसे हम यूथ में कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये इस सवाल में हमारे से पूछा गया है। अब पढ़ते हैं हम अपना अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन एडोलसेंट बिहेवियर। एडोलसेंट का जो बिहेवियर है उस पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव हमें किसके बिहेवियर पर बताना है, हमें बताना है यहाँ पर एडोलसेंट के बिहेवियर पर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन इज 8। क्वेश्चन नंबर 8 के जो क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं हम। 8 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। सोशल कॉन्फ्लिक्ट के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, कौन कौन से रूप हैं, उन्हें डिस्कस कीजिए, उन्हें बताइए वे क्या है। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रेजोल्यूशंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन्हें हम कैसे रिजोल्व करते हैं और किस मेथड से रिजोल्व कर सकते हैं, वो उन्हें हमें क्या करना है यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन द लाइट ऑफ पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ऑनलाइन लर्निंग। ये क्या कह रहा है कि पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए आपको ऑनलाइन लर्निंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं। तो इसके एडवांटेजेस भी हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस वो हो सकते हैं जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि एक गांव से दूसरे गांव पढ़ने के लिए जाते हैं, या फिर टीचर्स भी क्या होते हैं लोकली उनका घर तो होता नहीं है, वो क्या होते हैं एक शहर से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे गांव पढ़ाने जाते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है उनका मनी कुछ ना कुछ खर्च होता है, तो उनका कुछ एक्सपेंडिचर होता है, तो वो क्या होगा उनका वो बचेगा, और जहाँ पर वो पढ़ाते हैं जा करके वहाँ क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। अगर आपने जो है वो जो स्कूल है या कॉलेज है चलिए उसका जो रेंट है वो तो चलता रहेगा, लेकिन जो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल है जितने आप फ़ैन ऑफ करोगे फ़ैन ऑफ या ऑन करोगे उसके बेसिस पे आपका जो बिल होगा वो आएगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग हो रही है, चूँकि बच्चे घर में रह रहे हैं तो वो वहीं पर अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या होगा, टीचर्स भी घर पर हैं और बच्चे भी घर पर हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर उनका थोड़ा एक्सपेंडिचर घट गया। और उसके साथ साथ क्या होगा कि आने जाने में उनका समय खर्च होता है वो भी बच गया। तो कुछ चीज़ों में यहाँ एडवांटेज तो ले रहे हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि कुछ जो बच्चे होते हैं या टीचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों को तो चलो फिर भी उनको सिर्फ देखना है, लेकिन जो टीचर होते हैं वो क्या होते हैं ऑनलाइन मोड में पढ़ाने के लिए क्या नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते, वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जिससे क्या करते हैं बच्चे बहुत नेगेटिव कमेंट करते हैं, टीचर क्या होते हैं बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसका जो इन सब के परिणाम क्या हुए कि कुछ टीचर ने जो नॉलेज वाइज बहुत अच्छे थे उनका जो प्रोनाउंसिएशन था थोड़ा देहाती लैंग्वेज में था, तो जो कि अलग साउंड करता था जनरली, तो बच्चों ने क्या किया उनको बहुत नेगेटिव कमेंट किए, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, उनकी फैमिली में भूखे मरने की नौबत आ गई। ठीक है, ये जो है इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और इसके साथ साथ इसके नुकसान क्या हुए, जैसे कि कहीं पर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर उनको नेटवर्क जो है आते जाते रहते हैं, और कहीं पर तो नेटवर्क है ही नहीं, कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती है। तो और कुछ बच्चों के पास क्या है सेलफोन नहीं है या फिर लैपटॉप नहीं है, तो उससे क्या होगा उनको प्रॉब्लम आई। और हम जो है नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं सिर्फ कंप्यूटर पर ऑनलाइन या फिर मोबाइल फ़ोन पर, लेकिन हम जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं जो कि लैब में कराए जाते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर की अगर हम बात करें, उनमें जो है प्रैक्टिस डिमांड करते हैं, और टीचर की जो आप जो है टीचर की प्रेजेंस में वो काम करें, तो वो जो है इस तरह की जो टीचिंग है और इस तरह की जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हुई है इस कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं बाकी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रंस। जो बच्चे मेंटली चैलेंज्ड होते हैं हमें उनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई क्यों करने की ज़रूरत है। राइट अबाउट द स्ट्रेटजीज फॉर अर्ली इंटरवेंशन। ये क्या कह रहा है कि उनकी जो अर्ली इंटरवेंशन के लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए, हमें उनके बारे में लिखना है। राइट अबाउट द स्ट्रेटजीज, उन स्ट्रेटजीज को लिखिए जिससे हम क्या करें इनको बहुत जल्द क्या कर सकें, इनको आइडेंटिफाई कर सकें। ऐसा इसलिए हुआ है कि जो मेंटली चैलेंज पर्सन होते हैं या फिर किसी तरीके की एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, पहले
गवर्नमेंट ने आई थिंक 7 नोटिफाई की थी, अब उनको बढ़ा करके आई थिंक 21 कर दिया है। तो अब उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनको जल्द से जल्द हमें आइडेंटिफाई करना भी एक बहुत बड़ा सवाल है, ताकि उन सबको बेनिफिट मिल पाए जो भी गवर्नमेंट उनके लिए पॉलिसीज़ लेकर आ रही है। तो उसके लिए हम क्या मेजर लें कि ये कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई मतलब उनको हम आइडेंटिफाई करें, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी को हम अप्लाई करें। ठीक है, तो ये इस सवाल में पूछा गया है आपसे। ओके, दैट इज़ इट।